नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। आज घर में खुशी का माहौल था। सभी खुश नजर आ रहे थे। आराधना अपने माँ के साथ आंगन में बैठी थी। आराधना बेटा, जाकर तैयार हो जा, वे लोग आते ही होंगे। माँ ने प्यार भरी आवाज में मनुहार करते हुए कहा। माँ, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगी। मुझे पसंद नहीं है यह देखने व दिखाने की औपचारिकता। माँ, मान भी लो कि यह रिश्ता हो गया तो क्या मैं सुखी वैवाहिक जीवन बिता पाऊंगी? जब भी उन्हें पता चलेगा कि मैं एक बीमारी से ग्रस्त हूँ तो क्या वे मुझे? मैं आवेश में कांपती आवाज में बोली, बेटा, तूने मन में भ्रम पाल लिया है कि तुझे बीमारी है। प्रदूषण के कारण आज हर 20 में से एक व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है। दमा रोग आज असाध्य नहीं है। उचित खानपान, रहन सहन व उचित दवाइयों को प्रयोग से रोग पर काबू पाया जा सकता है। अनेक व्यक्ति भी इस रोग से ग्रस्त पाए गए हैं। ज्यादा तनाव, क्रोध इस रोग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। हमारे खानदान में तो यह रोग किसी को नहीं है, फिर तू क्यों हीन भावना से ग्रस्त है? माँ ने समझाते हुए कहा। तुम इस बीमारी के विषय में उन लोगों को क्यों बता नहीं देती? मैंने सहज होने का प्रयत्न करते हुए कहा। तू नहीं जानती है बेटी, तेरी पापा ने 2-3 जगह इस बात का जिक्र किया था, किंतु बीमारी का नाम सुनकर लड़के वालों ने कोई न कोई बहाना बनाकर चलती बात को बीच में ही रोक दिया। असहाय मुद्रा में माँ बोली, लेकिन माँ, यह तो धोखा होगा उनके साथ। बेटा, जीवन में कभी कभी कुछ समझौते करने पड़ते हैं, जिन्हें करने का हम प्रयास कर रहे हैं। लंबी सांस लेकर माँ फिर बोली, इतनी बड़ी जिंदगी किसके सहारे काटेगी? जब तक हम लोग हैं तब तक तो ठीक है, भाई कब तक सहारा देंगे? मैंने अपने लिए नहीं तो मेरे और अपने पापा की खातिर हमारे साथ सहयोग कर बेटा। जा जाकर तैयार हो जा, माँ ने डबडबाई आंखों से कहा। कुछ कहने के लिए मैंने मुंह खोला, किंतु माँ की आंखों में आंसू देखकर होठों से निकलते शब्द होठों पर ही चिपक गए। अनिच्छा से मैं तैयार हुई। मन कह रहा था कि किसी को धोखा देना अपराध है। मन की बात मन में ही रह गई। भाई तुषार ने आकर बताया कि वे लोग आ गए हैं। माँ और पापा स्वागत के लिए दौड़े। 3 घंटे कैसे बीते पता ही नहीं चला। विपिन अत्यंत आकर्षक, हंसमुख व मिलनसार लगा ही नहीं रहा था कि हम पहली बार मिल रहे हैं। पहली बार मन में किसी को जीवन साथी के रूप में प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। वे लोग चले गए, किंतु मेरे मन में उथल पुथल मच गई। क्या वे मुझे स्वीकार करेंगे? यदि स्वीकार भी कर लिया तो कच्ची डोर से बंधा बंधन कब तक ठहर पाएगा? एक दिनों बाद फोन पर रिश्ते को स्वीकार करने की सूचना मिली तो बिना त्योहार के ही घर में त्योहार जैसी खुशियां छा गई। और पापा बोले, मैं जानता था रिश्ता यहीं तय होगा। कितना भला व सुशील लड़का है विपिन। किंतु मैं खुश नहीं थी। जन्म जन्म के इस रिश्ते में पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक है। सो पता प्राप्त कर चुके चुपके से एक पत्र विपिन के नाम लिखकर डाला। धड़कते दिल से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, यहाँ तक कि तीसरा हफ्ता भी बीत गया। उसके पत्र का कोई उत्तर नहीं आया। विपिन का विशाल व्यक्तित्व खोखला लगने लगा था। स्वप्न धराशायी होने लगे थे कि एक दिन कॉलेज से लौटी तो दरवाजे की कुंडी में 3-4 पत्रों के साथ एक गुलाबी लिफाफा भी था। उसका भविष्य इसी लिफाफे में कैद था। जीवन में खुशियां आने वाली है या अंधेरा, एक छोटा सा कागज को टुकड़ा निर्णय कर देगा। पत्र खोलकर पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। माँ आज किट्टी पार्टी में गई थी, सो बैग से चाबी निकालकर ताला खोला। कड़कड़ाती ठंड में भी माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई थी। स्वयं को संयत करते हुए पत्र खोला। उसमें लिखा था, तुम्हें जीवन साथी के रूप में प्राप्त कर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी। मन में अचानक अनेक प्रकार के फूल खिल उठे। सावन के बिना ही जीवन में बहार आ गई। चारों ओर सतरंगी रंग छितर कर तन मन को रंगीन बनाने लगे। मैंने भी उनके पत्र का उत्तर दे दिया था।
3 महीने के अंदर ही वैदिक मंत्रों के साथ अग्नि को साक्षी मानकर मेरा विपिन से विवाह हो गया। दुख सुख में जीवन भर साथ निभाने के कस्मे वादों के साथ जीवन के अंतहीन पथ पर चल पड़ी। विदाई के समय माँ का रो रो कर बुरा हाल था। चलते समय विपिन से बोली थी, बेटा नाजुक सी छुई मुई कली है मेरी बेटी, कोई गलती हो जाए तो छोटा समझकर माफ कर देना। मेरी आंखें रो रही थी, किंतु मन नवीन आकांक्षाओं के साथ नए पथ पर छलांग मारने को आतुर था। गाजीपुर से प्रयागराज आते समय विपिन ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया था तथा धीरे धीरे सहलाता रहा, और मैं चाहकर भी नजरों से नजरें मिलाने में असमर्थ थी। कैसा है यह बंधन, अनजान सफर में अनजान राही के साथ अचानक तनमन का एकाकार हो जाना। प्रेम और अपनत्व तो नहीं तो और क्या है। ससुराल में मेरा खूब स्वागत हुआ। सास सौतेली थी, किंतु उनका स्वभाव अत्यंत मोहक व मृदु लगा। कुछ ने कहा कि कमाऊ बेटा है, इसलिए उसकी बहू का इतना सत्कार कर रही है। यह सुनकर सौम्य स्वभाव मृदु भाषणी सास के चेहरे पर दुख की लकीरें अवश्य आई, किंतु क्षण भर पश्चात ही आए गए व्यक्ति की देखभाल में जुट जाती। ननद शिवानी भी दिन भर भाभी भाभी कहते हुए आगे पीछे ही डोलती रहती। कभी नाश्ते के लिए आग्रह करती तो कभी खाने के लिए। प्रत्येक आने जाने वालों से भी परिचय करवाती। विपिन भी किसी न किसी काम के बहाने कमरे में ही ज्यादा वक्त गुजारते। मित्र कहते, वह तो गया काम से, अभी से यह हाल है तो आगे क्या होगा। मन चाहने लगा था काश वक्त ठहर जाए और इसी तरह हंसी खुशी से सदा मेरा आंचल भरा रहे। पूरे हफ्ते घूमना फिरना लगा रहा। 3 दिनों बाद मनाली जाने का कार्यक्रम था। देर रात्रि विपिन के परम मित्र के घर से हम खाना खाकर आए। पता नहीं ठंड लग गई या खाने पीने की अनियमितता के कारण सुबह उठी तो सांस बेहद फूलने लगी। क्या बात है, तुम्हारी सांस कैसे फूलने लगी? क्या पहले भी ऐसा होता था? मुझे तकलीफ में देखकर हैरान होकर परेशान विपिन ने पूछा। मैंने अपनी बीमारी के बारे में आपको पत्र लिखा था। प्रश्न का समाधान करते हुए मैंने कहा, पत्र? कौन सा पत्र? तुम्हारे पत्र में बीमारी के बारे में तो जिक्र ही नहीं था। लगा पृथ्वी घूम रही है, क्या इनको मेरा पत्र नहीं मिला? मैं तो इनका पत्र प्राप्त कर यही समझती रही कि मेरी कमी के साथ ही इन्होंने मुझे स्वीकारा है। तनाव व चिंता के कारण घबराहट होने लगी थी। पर्स खोलकर दवा ली, लेकिन जानती थी रोग की तेजी 1-2 दिन के बाद ही कम होगी। दवा के रूप में प्रयुक्त होने वाला इनहेलर शर्म व झिझक के कारण नहीं लाई थी। यदि किसी ने देख लिया और पूछ बैठा तो क्या उत्तर दूंगी। बीमारी को लेकर इन्होंने घर सिर पर उठा लिया। इनका रौद्र रूप देखकर मैं दहल गई थी। आखिर गलती हमारी ओर से हुई थी। बीमारी को छिपाना ही भयंकर सिद्ध हुआ था। मेरा लिखा पत्र डाक एवं तार विभाग के किसी कारण इन तक नहीं पहुंच पाया था। बेटा, आजकल के समय में कोई भी रोग असाध्य नहीं है। हम बहू का इलाज करवाएंगे, तुम क्यों चिंता करते हो? विपिन को समझाते हुए सास ससुर बोले, पिताजी, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। मैंने एक सर्वगुण संपन्न व स्वस्थ जीवन साथी की तलाश की थी, न कि किसी रोगी की। क्या मैं इसकी तलाश को जीवन भर ढोता रहूंगा? अभी यह हाल है तो आगे क्या होगा? कड़कती मुद्रा में विपिन बोले, पापा, भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। शिवानी मेरी ननद ने भाई का समर्थन करते हुए कहा, तुम चुप रहो, अभी छोटी हो। शादी विवाह कोई बच्चों का खेल नहीं है जो तोड़ दिया जाए। पिता समान ससुर जी ने शिवानी को डांटते हुए कहा। मैं कल ही अपने काम पर लौट रहा हूँ। कुछ कहने को आतुर अपने पिता को चुप कराते हुए विपिन घर से चले गए। विपिन की बातों से व्याकुल सास मेरे पास आई। मेरी आंखों से बहते आंसुओं को अपने आंचल से पोंछते हुए बोली, बेटी घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेवकूफ लड़का है, इतना भी नहीं समझता कि बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है। इसकी वजह से विवाह जैसे पवित्र बंधन को तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि परमेश्वर भाई साहब को बीमारी के संबंध में छिपाना नहीं चाहिए था।
माँ जी, मम्मी पापा ने छिपाया अवश्य था, किंतु मैंने इन्हें सब कुछ सच सच लिख दिया था। इनका पत्र प्राप्त कर मैं समझी थी कि इन्होंने मेरी बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया है, वरना मैं विवाह ही नहीं करती। यह कहते कहते आंचल में मुंह छिपाकर मैं रो पड़ी थी। डॉक्टर भी आ गए थे। रोग की तीव्रता को देखकर इंजेक्शन दिया तथा दवा भी लिखी। रोग की तीव्रता कम होने लगी थी, किंतु इनके जाने की बात सुनकर मन अजीब सा हो गया था। सारी शर्म छोड़कर सासू जी से कहा, मम्मी, क्या एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे बात नहीं कर सकते? सासू माँ ने विपिन से आग्रह भी किया, किंतु कोई भी परिणाम न निकला। जाते समय मैं भी सबके साथ बाहर आई। इन्होंने माँ और पिताजी के पैर छुए, बहन को प्यार किया और मेरी ओर उपेक्षित दृष्टि डालकर चले गए। सासू माँ ने दिलासा देते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं वेले स्वर में बोल उठे, माँ, मेरा क्या होगा अब? आदमी इतना कठोर हो सकता है, मैंने स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा था। पिछले एक हफ्ते में हमने कुछ अतरंग क्षण व्यतीत किए थे, कुछ सपने बुने थे, सुख दुख में साथ रहने की कस्में खाई थी। क्या वह सब झूठा था? पापा को पता चला तो वे भी आ गए। उनके उदास चेहरे पर मैं भी नजर नहीं डाल सकी। कितने प्रयत्न, कितने खुशी से संबंध तय किया था, क्या सिर्फ एक हफ्ते के लिए? सुमेश जी, आप विपिन को समझा कर देखिए। यह रोग भयंकर रोग तो नहीं, मैं सच कहता हूँ। हमारे यहाँ न मेरी तरफ और न ही इसकी माँ की तरफ किसी को यह रोग है। सो यदि प्रयास किया जाए तो ठीक हो सकता है। गिड़गिड़ाते हुए पापा बोले, भाई साहब, अपनी तरफ से तो मैं पूर्ण प्रयास करूंगा, पर नई पीढ़ी को तो आप जानते ही हैं, यह सदा अपने मन की ही करती है। मेरे ससुर जी ने पापा को दिलासा देते हुए बोले, मैं पापा के साथ अपने घर वापस लौट आई। इस तरह एक हफ्ते में सारे सुख और दुख मेरे आंचल में आ गिरे थे। इस जीवन का क्या होगा, यह प्रश्न बार बार जेहन में उभर रहा था। माँ मेरे लौट आने के बाद गुमसुम हो गई थी। पापा अब देर से घर लौटते थे। शायद कोई भी एक दूसरे से नजर मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था। मैं विश्वविद्यालय की पढ़ाई करना नहीं चाहती थी। एक बार प्री मेडिकल परीक्षा में असफल होने के पश्चात एक बार फिर प्री मेडिकल परीक्षा में सम्मिलित होने का निर्णय सुनाया तो सभी ने स्वागत किया। परीक्षा का फॉर्म भरते समय नाम के आगे कुमारी शब्द देखकर मम्मी व पापा बिगड़ उठे, किंतु भाई तुषार ने मेरे समर्थन में आवाज उठाई और बोले, ठीक ही तो है, उस संबंध को लाश की तरह उठाए कब तक फिरेगी। एक महीने पश्चात विपिन ने अपने वकील के माध्यम से तलाक के लिए नोटिस भिजवाया। माँ पिताजी ने हस्ताक्षर करने से मना किया, किंतु मैंने दृढ़ स्वर में कहा, पति पत्नी का संबंध मन व आत्मा से होता है। यदि मन ही एकाकार नहीं हुए तो टूटी डोर में गांठ बांधने से क्या फायदा? और कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। जीवन में अब न कोई उमंग थी और न ही तरंग। किसी पर भार बनकर रहना नहीं चाहती थी। तो प्री मेडिकल में सफल होना प्रथम और अंतिम ध्येय बन गया था। समय कम था, मन को पढ़ाई में एकाग्र किया। परीक्षा हुई और परिणाम निकला। सफल प्रतियोगियों में मैं अपना नाम देखकर खुशी से झूम उठी। उसी बीच मेरा इलाज भी चलता रहा और मैं बराबर दवा खाती रही। मम्मी पापा के उदास चेहरों पर एक बार फिर खुशी झलकने लगी थी और मुझे मेरी मंजिल मिल गई थी। 5 वर्ष की पढ़ाई पूरी हुई। मैं लड़कियों में प्रथम रही थी। योग्यता के कारण सरकारी सेवा में नियुक्ति हो गई। पूरे दिन रोगियों की सेवा करती तो अलग अलग तरह के आनंद की प्राप्ति होती। कभी कभी लगता वह जीवन क्षण मात्र के लिए था। मेरा जन्म तो इसी के लिए हुआ है। कभी फ्लोरेंस नाइटिंगेल से अपनी तुलना करती तो कभी किसी से। मन में छाया कुआसा पल भर में दूर हो जाता और कर्तव्य पथ पर कदम बढ़ने से लगते। एक दिन अस्पताल में बैठी रोगियों को देख रही थी कि एक युगल ने कमरे में प्रवेश किया। मैं उस जोड़े को देखकर चौंक गई, किंतु चेहरे पर आए परिवर्तन पर यथासंभव अंकुश लगा लिया।
कहिए क्या तकलीफ है आपको? मैंने सामान्य होते हुए पूछा। आप इनका चेकअप कर लीजिए, चलने फिरने में तकलीफ होती है, पैरों में भी सूजन है, युवक ने कहा। चलिए, उठते हुए मैंने कहा। वह बगल के कमरे में ले जाकर युवती का पूरा चेकअप किया और फिर बताया, कोई परेशानी की बात नहीं है, इन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, इसी कारण पैरों में सूजन है। दवा लिख रही हूँ, समय पर देते रहिएगा। बच्चा होने तक लगातार हर 10 दिन बाद चेकअप करवाते रहिएगा। जी डॉक्टर, आपका नाम? दवाई का पर्चा लिखते हुए मैंने पूछा। स्वाति वर्मा, उत्तर युवती ने दिया। पर्चे पर नाम लिखते समय न जाने क्यों हाथ कांप गया था। कुछ दवाएं व टॉनिक लिख कर दिए, साथ में कुछ हिदायतें भी। वे दोनों उठकर चले गए, किंतु दिल में हलचल मचा गए। उस दिन दिन भर व्यग्र रहे, बार बार अतीत आकर कुरेदने लगा। जो चीज मैं पीछे छोड़कर आई थी वह क्यों फिर से मुझे बेचैन करने लगी थी। मैंने अलमारी से वह फोटो निकाली जो विवाह के दूसरे दिन जाकर खिंचवाई थी। मैं देखकर बुदबुदा उठी। तुम क्यों मेरे शांत जीवन में हलचल मचाने आ गए? मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, तुमने साथ चलने से इनकार कर दिया, तो मैंने अपनी राह स्वयं बना ली। तुम इस राह में फिर क्यों आ गए? कितना त्याग और बलिदान चाहते हो? रात अशांति में, बेचैनी में गुजरी। सुबह उठी तो रात भर जागने के कारण आंखें बोझिल थी। अस्पताल जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, किंतु फिर भी यह सोचकर तैयार हुई कि कार्य में व्यस्त रहने पर मन शांत रहता है और ध्यान नहीं रहता कि क्या हुआ है। अस्पताल में कमरे के बाहर विपिन को प्रतीक्षारत पाया तो कदम लड़खड़ा गए, किंतु सहज बनने का अभिनय करते हुए उन्हें अनदेखा करके अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ गई। विपिन भी मेरे पीछे पीछे आए थे। माफ कीजिएगा, आप आराधना है ना? लड़खड़ाते शब्दों में उन्होंने पूछा। क्यों, आपको कुछ शक है क्या? तेज निगाहों से देखते हुए मैंने पूछा। मैंने तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार व अन्याय किया है, जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया। कल तुम्हें देखने के बाद से मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। आराधना नहीं, कुमारी आराधना कहिए। और आप बाहर मेरे नाम की प्लेट देख लीजिए, निर्विकार मुद्रा में बोली थी मैं। आपकी पत्नी की तबीयत अब कैसी है? उनका ख्याल रखिएगा और हो सके तो प्रत्येक 10 दिन बाद परीक्षण करवाते रहिएगा। यह कहकर मैंने घंटी बजा दी। मरीजों को अंदर भेज दो, चपरासी को निर्देश देते हुए बोली। अच्छा, मैं चलता हूँ आराधना, विपिन से मेरी ओर आग्रह पूर्वक देखते हुए कहा। आराधना नहीं, कुमारी आराधना। मैंने कुमारी शब्द पर थोड़ा जोर देते हुए तीव्र स्वर में कहा और लड़खड़ाते कदमों से विपिन चले गए। मैं देखती रह गई। क्या वह वही व्यक्ति है जिसने मुझे मझधार में डूबने के लिए छोड़ दिया था? किंतु यह इस समय इतना निरीह क्यों है, इतना दयनीय क्यों? क्या यह सिर्फ मेरे पद के कारण है या इसके जीवन में कोई अभाव है? मुझे स्वयं पर हंसी आने लगी थी। इसे क्या अभाव होगा जिसकी इतनी प्यारी पत्नी है, पद है, मान सम्मान है। तब तक मरीजों ने आकर मेरी विचार श्रृंखला को भंग कर दिया और मैं कार्य में व्यस्त हो गई। अतीत ने मुझे कुरेदा जरूर था, किंतु अनजाने सुख भी दे गया था, क्योंकि वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित किया था, मानसिक पीड़ा दी थी, वह मेरे सामने निरीह व दयनीय बनकर खड़ा था। इससे अधिक सुख क्या हो सकता था? मेरे जीवन में एक और परिवर्तन आ गया था। वह तस्वीर जिसे शादी के दूसरे दिन दोनों ने बड़े प्रेम से खिंचवाया था, उसे देखे बिना मुझे नींद नहीं आती थी। उस तस्वीर में उसका निरीह चेहरा मेरे आत्मसम्मान को सुख पहुंचाता था। इसलिए अब वह तस्वीर मेरे बेडरूम में लग गई थी। स्वाति हर 15 दिन पश्चात आती रही, किंतु उसके साथ वह चेहरा देखने को नहीं मिला। कुछ माह पश्चात लड़का हुआ। उसने आकर आभार प्रदर्शन करते हुए कहा था, आराधना जी, मैं आपका गुनहगार हूँ, किंतु आपने बेटे के रूप में उपहार देकर मुझे आनंद प्रदान किया है। शायद आप नहीं जानती कि यह मेरी और स्वाति की तीसरी संतान है। अन्य 2 जन्म से पूर्व ही ऊपर चले गए थे। यह कहकर विपिन चला गया, किंतु हृदय में सुलगते आग को मेरे सामने प्रकट कर गया।
शायद वह अपनी पूर्व 2 संतानों की असमय ही मौत का कारण आराधना के साथ पूर्व में किए गए अपने गलत व्यवहार को ही समझ बैठा था, तभी इतना निरीह व कमजोर लगने लगा है। कुछ दिन पश्चात ही मेरा वहां से स्थानांतरण हो गया। अतीत से संबंध टूट गया, किंतु कभी कभी मेरा दिल कितने वर्षों ऐसे बीत गए। अपने को बेसहारा पाकर मैंने एक अनाथ बेसहारा लड़की को गोद ले लिया ताकि जीवन की शून्यता को भर सकूं। लड़की पढ़ने में बहुत तेज थी। डॉक्टरी पढ़कर अनाथ बेसहारा जनों की सेवा करना चाहती थी। करीब 4 वर्ष पूर्व निमोनिया बीमारी से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती हुई थी। उसकी मासूम आंखों में न जाने क्या था कि मन उसे अपनाने को मचल उठा था। अनाथाश्रम से उठाकर घर लाई तो अचानक विश्वास ही नहीं हो रहा था। पिछले वर्ष ही मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा में उसका चयन हुआ और पढ़ाई के लिए उसे वाराणसी जाना पड़ा और फिर मैं एक बार फिर से अकेली हो गई। जीवन मेरे साथ आंख मिचौली खेल खेल रहा था। सुख दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हो चले थे। एक दिन अपने कमरे में बैठी अपने संस्मरण लिख रही थी कि नौकर ने आकर बताया कि एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। मैं बाहर निकल कर आई तो वह बोला, डॉक्टर साहब, वर्मा साहब का लड़का बेहद बीमार है, आप जल्दी चलिए ना। तब मैंने अपना बैग उठाया तथा कार में उस अनजान आदमी को बैठाकर चल पड़ी। ऐसे अवसरों पर अनजान व्यक्ति के साथ जाते समय मन में बेहद उथल पुथल होती थी, किंतु यह सोचकर चल पड़ती कि हर आदमी बुरा नहीं होता। फिर किसी पर अविश्वास क्यों और किस लिए? इंसान को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। हमारा कर्तव्य हमारे साथ, उसका कर्तव्य उसके साथ। यही तो मेरी विचारधारा थी और मेरा जीवन दर्शन था। कार के पहुंचते ही एक आदमी तेजी से उधर से आया और बोला, डॉक्टर साहब, आपको तकलीफ हुई होगी। लेकिन मैं मजबूर था। रोशन को 103 डिग्री बुखार है। चलिए। तब तक हम उजाले में पहुंच चुके थे। अरे आराधना, तुम? ओह, माफ कीजिएगा आराधना जी, मुझसे गलती हो गई। विपिन एकदम हड़बड़ा कर बोले। मैं भी एकदम चौंक पड़ी थी। इस जिंदगी में यह दोबारा अप्रत्याशित मिलन किस लिए? सोच ही नहीं पा रही थी। मैंने पूछा, रोशन कहाँ है? फिर अंदर गए तो देखा वह बुखार से बिल्कुल तप रहा था। आंखें बंद थी, किंतु मुंह से कुछ स्वर निकल रहे थे। नब्ज देखी तो टाइफाइड के लक्षण नजर आए। ज्वर की तीव्रता को कम करने के लिए दवा बैग से निकालकर खिला दी। अन्य दवाइयां पर्ची पर लिख कर देते हुए बोले, ये दवाएं बाजार से मंगवा लीजिएगा तथा बुखार की तीव्रता को कम करने के लिए ठंडे पानी की पट्टी माथे पर रखिए और हाथ पैर को भी मालिश कीजिए। विपिन उसके हाथों को अपनी गोद में लेकर सहलाने लगे तथा चिंतित व घबराए स्वर में बोले, डॉक्टर साहब, मेरा रोशन बच जाएगा ना? यही मेरा जीवन है, मेरे जीवन की एकमात्र पूंजी है। लगभग 1 घंटे पश्चात बंद पलकों में हलचल हुई तथा होठ कह उठे, पानी पानी। विपिन ने तत्काल उठकर उसके मुंह में चम्मच से पानी डाला। दवा के असर के कारण वह पानी पीकर फिर से सो गया। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, आवश्यकता पड़ने पर बुला लीजिएगा। घड़ी की ओर देखते हुए मैंने कहा, चलिए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। विपिन ने मेरा बैग उठाते हुए कहा। मैं रात भर बेचैन रही। रोशन के लिए न जाने क्यों अनजाने में ही लगाव हो गया था। मैं जितना ही उसकी भोली व मासूम सूरत से भागने का प्रयास करती, वह उतनी ही और करीब आती जाती। स्वाति नजर नहीं आ रही थी, लेकिन पूछने का साहस भी नहीं कर पाई। अगले दिन सुबह अस्पताल जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट की तो न जाने कैसे स्टीयरिंग विपिन के घर की ओर मुड़ गया। जब वहां जाकर कार खड़ी हुई तब होश आया कि अनजाने में कहां से कहां आ गई। वह कैसी स्थिति थी मैं नहीं जानती। दिल पर अंकुश रखकर गाड़ी बैक करने ही वाली थी कि नौकर दौड़ा दौड़ा आया। डॉक्टर साहब, आपकी कृपा से रोशन भैया होश में आ गए हैं। साहब आपको ही याद कर रहे हैं। न चाहते हुए भी मुझे उतरना पड़ा।
मुझे वहां उपस्थित देखकर विपिन आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें एकाएक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं बिना बुलाए उनके बेटे का हालचाल पूछने आ जाऊंगी। रोशन कैसा है? कल उसके बुखार की तीव्रता देखकर मैं भी घबरा गई थी, तो उसे देखने चली आई। विपिन के चेहरे पर अंकित प्रश्नों को नजरअंदाज करते हुए मैं बोली। विपिन ने रोशन से मेरा परिचय करवाया तो वह बोला, डॉक्टर आंटी, मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो खूब पढ़ूंगा और आपकी तरह ही डॉक्टर बनूंगा। फिर आपकी तरह ही सफेद कोट पहनकर स्टेथोस्कोप लगाकर बीमार व्यक्तियों को देखूंगा। अच्छा बेटा, भले ठीक हो जा, ज्यादा बातें मत करना, आराम करना, समय पर दवा खाना, मुझसे पूछे बिना कुछ खाना पीना मत। अच्छा, मैं चलती हूँ। आंटी, आप फिर आइएगा, आपको देखे बिना मुझे नींद ही नहीं आती है। बड़ा शैतान हो गया है, बार बार आपको तंग करता रहता है। विपिन गुस्से में बोले। कोई बात नहीं, बच्चा है, मैं कहती, पर अप्रत्यक्ष में मन कह उठता, तुमसे तो कम है। तुमने तो जीवन भर का दंश दे दिया है। मैं जानती थी कि मेरा वहां बार बार जाना उचित नहीं है, कहीं विपिन कोई गलत अर्थ न लगा ले। विपिन की आंखों में मेरे लिए चाह उभरती नजर आ रही थी, किंतु मेरी अत्यधिक तटस्थता देख उन्हें सदैव अपराध बोध से दंशित करती रहती। रोशन के ठीक होने पर मैंने जाना बंद कर दिया। वैसे भी रोशन के साथ मेरा रिश्ता ही क्या था, सिर्फ एक डॉक्टर व मरीज का। जब बीमारी ही नहीं रही तो डॉक्टर का क्या काम। एक दिन शाम को टीवी पर अपनी मनपसंद पिक्चर देख रही थी। हीरोइन की पीड़ा मानो मेरी अपनी पीड़ा हो। पुरानी भावुक पिक्चरों से मुझे बहुत ज्यादा लगाव था। जब टाइम मिलता तो देख लेती थी। तभी नौकर ने आकर सूचना दी कि कोई आया है। मरीजों का चेकअप करने वाले कमरे में बैठने का निर्देश देकर मैं चली गई। सामने विपिन और रोशन को बैठा देखकर मैं अचानक चौंक गई। कैसे हो बेटा? अब तो स्कूल जाना शुरू कर दिया होगा। मैं स्वर को यथासंभव नरम बनाते हुए बोली। हाँ, स्कूल तो जाना प्रारंभ कर दिया है, किंतु आपसे मिलने की बहुत इच्छा कर रही थी, इसलिए जिद करके पापा के साथ आ गया। आप क्यों नहीं आती डॉक्टर आंटी अब हमारे घर? बेटा, तुम्हारे जैसे और भी कई बीमार बच्चों की देखभाल में समय ही नहीं मिल पाता है। यदि आप नहीं आ सकती तो क्या मैं शाम को या छुट्टी के दिन आपके घर मिलने आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, उत्तर तो दे दिया था, किंतु क्या विपिन पसंद करेंगे? घर में भी सदैव आपकी ही बात करता है। डॉक्टर आंटी ऐसी हैं, डॉक्टर आंटी वैसी हैं। फिर थोड़ा रुक कर विपिन बोले, आपने मेरे पुत्र को जीवन दान देकर मुझे ऋणी बना दिया है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वह तो मेरा कर्तव्य था। मेरे मुंह से संक्षिप्त उत्तर सुनकर विपिन और कुछ कहने का साहस न जुटा सके, जबकि लग रहा था कि वे कुछ कहने आए हैं। मैं चाहकर भी स्वाति के बारे में नहीं पूछ सकी। रोशन इतने दिन बीमार रहा, वह क्यों नहीं आई? क्यों उसकी खबर नहीं ली? उस दिन के पश्चात रोशन लगभग रोज ही मेरे पास आने लगा। मेरा काफी समय उसके साथ बीतने लगा। एक दिन बातों बातों में मैंने उससे उसकी माँ के बारे में पूछा तो वह बोला, डॉक्टर आंटी, माँ याद तो नहीं है, सिर्फ तस्वीर देखी है, लेकिन पापा कहते हैं कि जब मैं छोटा था तभी माँ की मौत हो गई थी। यह सुनकर मेरा मन तड़प उठा था। एक को तो उसने स्वयं ठुकरा दिया और दूसरी स्वयं उसे छोड़कर चली गई। प्रकृति ने उसे उसके अमानवीय अपराध के लिए दंड दे दिया था। अब मुझे भी रोशन के आने की प्रतीक्षा रहती। उसकी स्मरण शक्ति व बुद्धि काफी तेज थी। जो एक बार बता देती भूलता नहीं था। किसी भी नई चीज, नई वस्तु को देखकर उसके उपयोग के बारे में बाल सुलभ जिज्ञासा से पूछता तथा मैं भी उसके प्रश्नों का उत्तर देती। मेरा मन तड़प उठा था। एक तो उसने स्वयं ठुकरा दिया और दूसरी स्वयं उसे छोड़कर चली गई। प्रकृति ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार के लिए उसे दंड दे दिया था।
अब मुझे भी रोशन के आने की प्रतीक्षा रहती। उसकी स्मरण शक्ति व बुद्धि काफी तेज थी, जो एक बार बता देती भूलता नहीं था। किसी भी नई चीज, नई वस्तु को देखकर उसे उपयोग के बारे में बाल सुलभ जिज्ञासा से पूछता तथा मैं भी उसके प्रश्नों का उत्तर देती। यह सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न था। प्रदर्शनी के पश्चात वह सीधा मेरे घर आया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं अपने शयन कक्ष में लेटी आराम कर रही थी। वह दौड़ता हुआ आया। वह खुशी से चिल्लाता हुआ बोला, डॉक्टर आंटी, आप कहाँ हो? देखो, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है। और आंटी, गवर्नर ने हमारी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था और उन्होंने पुरस्कार दिया। आपको मालूम है, उनके साथ मेरी फोटो भी खींची है। उन्होंने मेरी बहुत प्रशंसा की। बेड पर बैठते हुए उसने कहा, आपकी तबीयत खराब है क्या? लगता है थोड़ा बुखार हो गया है, ठीक हो जाएगा। आप सबकी देखभाल करती हैं, किंतु अपनी क्यों नहीं करती? तभी उसकी नजर स्टूल पर रखे फोटो पर गई। हाथ में उठाकर बोला, आंटी, यह तस्वीर तो पापा की है, साथ में आप भी हैं। इसमें आप दोनों जवान लग रहे हैं। यह तस्वीर आपने कब और क्यों खिंचवाई? जिसका मुझे डर था, आखिर में वही हुआ। इसलिए कभी उसे शयन कक्ष में आने नहीं देती थी। वह फोटो मेरी अहम संतुष्टि का साधन बनी थी, तो चाहकर भी अंदर नहीं रख पाई थी। मेरा अब कोई संबंध भी नहीं था विपिन से, लेकिन यदि बात को छिपाने का प्रयत्न करती तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता तथा मेरी अच्छी छवि में दाग लग सकता था। तो इसलिए सब कुछ सच सच बताना पड़ा उसे। वस्तु स्थिति जानकर वह उबल पड़ा था कि यह पापा ने अच्छा नहीं किया। मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि पापा ऐसा भी कर सकते हैं। मैं अभी पापा से जाकर इसका उत्तर मांगता हूँ कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। मैं बीमार हो जाऊं तो क्या वे मुझे भी छोड़ देंगे? वह जानने को परेशान हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। जीवन पथ पर जैसे भी चली जा रही हूँ, चलने दो। अब आखिरी पड़ाव पर मेरी भावनाओं, मेरे विश्वास और मेरे झूठ आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचाना तथा किसी से कुछ नहीं कहना। यह कहते कहते एक बार फिर उसके सामने मेरे आंसू टपक पड़े। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा माँ, किंतु आपको न्याय दिलाने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। दृढ़ निश्चय व दृढ़ कदमों से वह कमरे से बाहर चला गया था, किंतु उसके मुंह से निकला माँ शब्द उसके जाने के पश्चात भी वातावरण में गूंजकर उसकी उपस्थिति का एहसास करा रहा था। कैसा संबोधन था वह आवाज, संपूर्ण अस्तित्व सिर्फ एक शब्द में खो गया था। जिस मोह के जाल को वर्षों पूर्व तोड़ आई थी, अचानक ही उसमें फंसती जा रही थी। कैसा है यह बंधन, कैसे हैं ये रिश्ते। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।